पायदान से 77वें पायदान पे पहुंच गया, इसको आप डिनाई कर सकते हैं क्या? दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हम बने, आप डिनाई कर सकते हैं क्या? 1960 में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी लॉ के लिए लॉ कमीशन ने रिपोर्ट करी, उसको बनाने का काम हमने किया, आप डिनाई कर सकते हैं क्या? नया देश बनने के लिए आईपीआर पॉलिसी चाहिए, 2016 में देश के लिए आईपीआर पॉलिसी लाने का काम हमारी सरकार ने किया, आप डिनाई कर सकते हैं क्या? दुनिया में आज भारत विश्व में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है, आप डिनाई कर सकते हैं क्या? विषय यह है, आप रोजगार के क्षेत्र में बात करना चाहते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि रोजगार के क्षेत्र में जो बड़ा रोजगार है वो माइक्रो सेक्टर में और मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर में है। आप हर साल का हमारी सरकार का बजट देखिए, हर साल अगर हमारी सरकार ने बजट में किसी एक चीज में बढ़ोतरी करी तो मुद्रा लोन में करी, जो स्वरोजगार के लिए मिलता है। और उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में 1947 में जब यह देश आजाद हुआ, उसके बाद जब तक हमारी सरकार आई, केवल जो देश की कृषि भूमि थी 43% ही इरिगेटेड लैंड थी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 30,000 करोड़ रुपए के से शुरू करके हम जब सरकार में आए थे, ऑन रिकॉर्ड है 89 परियोजनाएं थी जो 40 साल से लंबित थी, उनमें से 48 परियोजनाओं को पूरा करने के कगार पे लाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लाए। नहीं तो किसान नाराज क्यों है? सुनिए मेरी बात, किसान नाराज है, ये दिख रहा है ना। आप सुनिए, आप कहते हैं हम किसान नाराज हैं। 2014 में चुनाव हुए, हम 5 राज्यों में थे। अगर किसान नाराज होते तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं आते, किसान नाराज होते तो हम महाराष्ट्र में सरकार में नहीं आते, किसान नाराज होते तो हम देश के उत्तराखंड में, हिमाचल में, तो हरियाणा में, अभी राजस्थान में अगर नहीं आए तो क्या किसान नाराज मान लेंगे आप? आप राजस्थान में आएंगे किशोर जी, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? पक्का आएंगे, सरकार हम बनाएंगे। ये आप मतलब बिल्कुल नहीं मान रहे जो भी आंकलन हो रहा है कि आप राजस्थान में आप हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप मुश्किल में हैं, छत्तीसगढ़ में आप मुश्किल में हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? हाँ, हमारी सरकार ने चुनाव लड़ा है भाई। नहीं, वो तो लड़ा है। और पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। हमने कोई नकारात्मक राजनीति नहीं करी है। मध्य प्रदेश जब शासन में हमने लिया था, उसके बाद अगर हिंदुस्तान में कोई एक राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में जो विकास की ग्रोथ है अगर डबल डिजिट में हुई है तो वो मध्य प्रदेश है, जिसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। ये तो नहीं, वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप अगर इसको बोल रहे हैं, आप कारण बताइए ना। आप ये कह रहे हैं कि जो हम चुनाव जीतते रहे इसका मतलब हम ठीक काम करते रहे, तो अगर इस बार चुनाव नहीं जीते तो आप मानेंगे कि उसमें कुछ कमी रही? जवानों का, किसानों का। राजनीति में हमेशा कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको अपने विचार को लेकर के जनता के बीच में हमेशा विनम्रता से जाना चाहिए। हम 3 बार आए तो ये कोई हमारे अपने कारण नहीं है, जनता के आशीर्वाद के कारण आए हैं। लेकिन जनता का आशीर्वाद हमको जो जिम्मेदारी देता है कि भाई आप शासन करो, तो आप बताइए किस किस नीतियों में कैसे कैसे सुधार किया। मैंने आज 4.5 साल की जो अपनी उपलब्धियां हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा विरोध करना चाहते हैं वो अपने शासनकाल की इस प्रकार से परिवर्तन के मानकों की उपलब्धियां तो रखें। मैं नेगेटिव राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो नीतियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी राजनीति है भाई, उनका दल है, उनका निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका सम्मान करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव तरीके के साथ बताएं। क्योंकि मैं जब यहां आया था तो ये कहा था कि युवा उम्मीदों के भारत के विषय पर आप हमसे चर्चा करेंगे। युवा उम्मीदों के अनुकूल हमने जो काम किया है वो मैंने आपके सामने रखा है। उसमें कोई और अच्छे सुझाव होंगे तो उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारा राजनीति का काम देश को आगे बढ़ाना है, सकारात्मक तरीके से वो हम करते रहेंगे। बहुत देर से हम लोगों ने सुन लिया इनकी बात, अपनी योजनाओं की तारीफ करना। बीजेपी में ये खासियत है कि ये लोग झूठ बोलते हैं तो बड़ी मजबूती के साथ झूठ बोलते हैं, और सिर्फ पेपर के अलावा, और फॉर्मूला तो एक से एक है, इनका जीडीपी का आकलन करने का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया जाता है।
तो ये जो कह रहे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वन है, तो आप बताइए ना, जो कारोबारी हैं, जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, उनकी स्थिति क्या हुई? क्यों भट्टा बैठ गया उनका? क्यों वो सड़क पर आ गए? क्यों महंगाई चरम सीमा पर चली गई है? आखिर कुछ तो पॉजिटिव वे में देश जाना चाहिए। गठबंधन कहते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, ऑपोजिशन की यूनिटी जहां भी हो रही है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। आप बताइए, बिहार में चले गए नरेंद्र मोदी जी, डीएनए का गाली दे दिया हमारे चाचा को, फिर उन्हीं से गठबंधन कर बैठे। 4 साल में 4 सरकारें हमारे चाचा ने, नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। ये कौन सी विचार है कि एक बार आप गाली देते हो डीएनए का, फिर उससे गठबंधन करते हो, उसको मुख्यमंत्री बनाते हो। एक बार वो धोखा देकर के चला गया, एक बार डिनर लंच कैंसिल कर दिया, फिर उसके साथ समझौता। क्या ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है? तो ये आप देखिए, बीजेपी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और दिक्कत क्या है? भूपेंद्र जी, आपको कह रहे हैं आप सिर्फ इन्हीं बातों पे की राजनीति कर रहे हैं, आप नीतियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे जो इनकी बात समझ में आई, देखिए, आप अपना कोई विजन नहीं पेश कर रहे हैं, आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि ये गलती करें। अरे ये लोग सिर्फ चेहरे की राजनीति करते, ये है नरेंद्र मोदी जी चेहरा है। हम कहते हैं कि चेहरा अकेला क्या काम का, जब नीति और चरित्र ठीक नहीं होगा तो, नियत और चरित्र ठीक नहीं होगा तो। पर वो चेहरा ही आप लोगों को मिला रहा है। अभी तक का जो दिखा कि वो चेहरा ही विलेन बन के आप लोगों को एक साथ कर रहा है। मोदी जी अकेले हैं क्या? 40 पार्टियों के साथ गठबंधन कर बैठे, तो उनको किससे डर लग रहा था पहले? लेकिन उनके जितने घटक दल हैं उनको आज गाली क्यों दे रहे हैं? क्यों छोड़ करके भाग रहे हैं? इसका जवाब तो मोदी जी दे। बिहार में ही देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी जी को। बताएं, उन्हीं के मंत्री हैं। शिवसेना छोड़ दीजिए, उधर शिवसेना, इधर चंद्रबाबू नायडू जी चले गए बाहर। कोई ना कोई तो बात होगी ना। नहीं, मुझे ये बताइए, जो विषय, जो ये क्षेत्रीय जो सरोकार हैं और राष्ट्रीय जो राजनीति है, इस परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है अभी गठबंधन और एनडीए का, क्या ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं? क्या जो क्षेत्रीय सरोकार हैं वही राष्ट्रीय राजनीति नहीं है? जो जिस तरह का गठबंधन आप बना रहे हैं वो तो यही है कि बीजेपी को हर स्टेट में अलग इलेक्शन लड़ाया जाए। देखिए, राज से ही राष्ट्र की राजनीति तय होती है, और जिस प्रकार से अभी जो माहौल जो चल रहा है, मेरे ख्याल से देश हित के लिए होना चाहिए, देश को बचाने के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए होना चाहिए। और जहां तक स्टेट्स की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि केंद्र में भी और बीजेपी की कई जगह स्टेट्स में भी सरकार है, लेकिन वहां की क्या स्थिति है? तो वहां भी आप देखिएगा तो कोई ठोस काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अभी 3 का तो पता चल जाएगा कि अगर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। वो आप छोड़िए ना, बिहार में मोदी जी जाते हैं, वो कहते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल राज्य का स्टेटस देंगे। वहां बिहार की बोली लगाई थी, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उन्हीं की सरकार है ना। वो तो कहे थे कि हम जब सरकार बनाएंगे तो केंद्र और राज्य मिलकर के डबल इंजन होगा, डबल इंजन विकास के लिए होगा। लेकिन अब तो विनाश के लिए हो गया। वहां बिहार में एक तरफ अपराध में एक इंजन लगा हुआ, एक तरफ भ्रष्टाचार में लगा हुआ। लेकिन खासियत ये देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग बोल करके आगे आए, लेकिन इनके पार्टी के लोग अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भ्रष्टाचार किया गया। और जो खिलाफ में बोलता है, कौन करता है एक्सेप्ट? आप भी तो नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं? हम लोग तो डीए केस जीत चुके हैं। लालू जी सुप्रीम कोर्ट से डीए केस जीत चुके हैं। और ऐसा ये लोग आरोप लगाते हैं नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कि 13-14 साल का बच्चा भी रेलवे में बैठ के घोटाला करता था। लालू जी तो अभी कारावास में हैं। अरे कारावास में तो जो जुडिशरी का जो आर्किटेक्चर है, तो उसमें हम लोग अभी अपील में हैं। दिस इज नॉट अ फाइनल जजमेंट। कई आपने फैसले देखे होंगे जो लोअर कोर्ट का हाई कोर्ट में बदल जाता है, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में बदल जाता है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी जो विपक्ष के लोगों को दबाना और उनके आवाज को दबाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं से आप ये जरूर देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहा है। भूपेंद्र जी, स्वागत करेंगे हम राजीव शुक्ल जी का। एक तो राजीव जी, क्रिकेट में तो देखा था सब्स्टिट्यूट फील्डर। आप तो हमें पत्रकारिता में भी देख चुके हैं। भूपेंद्र जी, रणदीप जी नहीं आ पा रहे हैं, तो हाँ, संजय जी हमारे मित्र हैं, तो अच्छा प्रशांत जी मित्र हैं। उन्होंने कहा कि आप
मोर्चा संभालिए हमारे मित्र भूपेंद्र जी के सामने। मोर्चे पे आप अच्छे रहते हैं। जी, जो इल्जाम आप पर, अरे मेरा तो रह गया। हाँ, आपके पास तो आ ही रहा हूं। कांग्रेस पे तो आरोप लगे, जवाब एक नहीं दी। जी, अच्छा आप ही बता, चलिए मैं भूपेश जी आपके पास आता हूँ। ये वो पहला वाला सवाल आपसे पूछ लेते हैं। ये अखिलेश जी आते नहीं है, मतलब यहाँ नहीं आए, वो पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन मंच पे गठबंधन के आ नहीं रहे हैं वो, और जिस तरह से बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश इलेक्शन में भी जिस तरह से उन्होंने बात की है, वो अच्छे संकेत तो नहीं है गठबंधन के लिए। देखिए, मैं तो चाह ही रहा हूं कि जागरण विपक्षी एकता के गठबंधन का मंच बन जाए। अगर यहाँ पे आने पर विपक्षी एकता हो जाए तो कम से कम हमारे साथ तो आ जाओ। तो इसलिए जो है कोई व्यक्ति नहीं आ पाया, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, पर वो गठबंधन में एकता नहीं के काम में नहीं लगे। गठबंधन है या नहीं है? गठबंधन बिल्कुल होगा, विपक्षी एकता बहुत पुरजोर ढंग से होगी 2019 में, और सब मिल के लड़के निश्चित रूप से एक बदलाव लाएंगे। रही बात हमारे मित्र भूपेंद्र जी ने जो कहा कि पिछले 4.5 साल में मोदी जी ने जो है अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था या 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बनाई, चौथी अर्थव्यवस्था बनाई। मैं नहीं समझता हूं कि विश्व में कोई ऐसा उदाहरण है कि 4.5 साल में चौथी या 5वीं अर्थव्यवस्था बन सकती है। ये दशकों का प्रयास होता है, 15-15, 20 साल लगते हैं इसको करने में। मैं तो सलाम करूंगा पीवी नरसिम्हा राव जी का, जिन्होंने जो है आर्थिक सुधार लाए। उसके बाद अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल, और जसवंत सिंह जी जिसमें वित्त मंत्री थे, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल, ये 4 साल में नहीं अर्थव्यवस्था बदल जाती है। आप वाजपेयी जी को तो श्रेय दो, आप लोग तो वाजपेयी जी तक को श्रेय नहीं देते। दशकों लगते हैं अर्थव्यवस्था बनाने में। और मुझे याद है स्पेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीवी नरसिम्हा राव जी की, मैं भी वहीं था। उन्होंने कहा था प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल। कोई भी सरकार आए जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया उसको उलट नहीं सकती है। ये लगातार चल रही, उसमें 4.5-पौने साल मोदी जी का भी योगदान है। हम तो सबकी बात करते, लेकिन एक नया विचित्र भाजपा का तर्क शुरू हुआ है कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ किया ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक। जो कुछ हुआ है देश में 4 साल में हो गया। चांद भी आ गए, तारे भी आ गए, सूरज भी आ गया, मंगल भी आ गया, शनि भी आ गया, सब कुछ 4 साल में हो गया। और उसके पहले कहीं कुछ था ही नहीं। न ट्रेन थी इस देश में, न जहाज थे इस देश में, न उद्योग धंधे थे, न सड़कें थी, कुछ था ही नहीं। खेत थे, जंगल थे, शेर थे, बघर्रे थे, भालू थे, सब 4 साल में हो गया। कैसे संभव है? तो मेरा कहने का मतलब कि मिथ्या वचन करो, लेकिन इतना भी न करो कि वाजपेयी जी की जो है योगदान को भी नकार दो। यही मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं राजीव जी की बात को ही मान लेता हूं। तो एक विषय ये चल रहा है, और राजीव जी ने भी इस बात को माना है कि देश के प्रधानमंत्रियों ने जो काम किया है उसको 4.5 साल में मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। भाई जब मोदी जी ने आगे बढ़ा लिया तो फिर मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो? साथ में आ जाओ, देश तो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। मैं आपके योगदान को भी मान रहा हूं। तो फिर तो बड़ा अच्छा फार्मूला दिया, फिर तो इतना बढ़िया फार्मूला दिया मैंने कि फिर तो अगर 10 साल मनमोहन सिंह जी ने बढ़ाया तो उनका विरोध क्यों किया था? उन्हीं को चलने देते। देखिए फिर तो वही चलते, पर बदलने की जरूरत नहीं। अब आप सुनिए, अगर ये लॉजिक है तो मनमोहन सिंह जी चलते रहते। ये क्यों किया ये भी सुन लीजिए। फिर भाइयों बहनों की जरूरत नहीं। ये इसलिए किया, अभी राजीव जी ने कहा, अब ये क्यों किया? 10 साल का वो जो दौर था, वो 10 साल का दौर अनिर्णय का दौर था। वो 10 साल का दौर भ्रष्टाचार का दौर था। और देश की जनता ने आज मोदी जी को ये जो जिम्मेदारी दी है, एक अभूतपूर्व समर्थन दिया है। तो समर्थन देने के बाद मैंने अपने शब्द में कहा था, शायद उसको राजीव जी ने उस समय गौर से नहीं सुना था, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें राजनीति में स्वस्थ विषय, विचार और बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं और राजीव जी दोनों संसद में साथी रहे हैं। भाई तेजस्वी जी भी कभी आएंगे, लेकिन अगर संसद में वो झूठ शब्द कहते तो शायद अनपार्लियामेंट्री करके स्पीकर उसको कार्यवाही में से निकाल देता। इसलिए मैंने मिथ्या और इसलिए मैंने उन्हें कहा है, वो जो झूठ शब्द कह रहे हैं बिहार के बारे में, देखो बिहार में एक सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है आद्री। और
लालू जी की भी सरकार के समय में वित्त आयोग में जो रिपोर्ट तैयार करते थे वो आद्री वाले ही करते थे। इसका मतलब इनकी सरकार को भी भरोसा था कि आद्री संस्थान की रिपोर्ट इनकी सरकार भी करते थे। तेजस्वी भाई यहां से जाकर के आद्री के आंकड़े पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी सरकार के समय में बिहार क्या था और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार कहां आगे बढ़ा। भूपेंद्र जी, ये इन मुद्दों पर जो आपने कहा भ्रष्टाचार और वो अनिर्णय का दौर था, उस पर तो आपने 2014 का इलेक्शन लड़ लिया ना। ये 2019 का भी आप उन्हीं बातों पे लड़ रहे हैं क्या, जिस तरह से क्रिश्चियन मिशेल पे मुद्दा उठा है? 2019 का चुनाव, मैंने जो आपको विषय कहा है कि 2019 का चुनाव जो सकारात्मक काम हमने किए हैं, न्यू इंडिया का संकल्प की जो अवधारणाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने काम किया उस पर इलेक्शन होगा? निश्चित रूप से। ये राज्यों में फिर हम क्यों देखते हैं कि जो जैसे 15 साल यहां आपकी सरकार थी, आपने उन 15 सालों के काम पे इलेक्शन नहीं लड़ा, या लड़ते भी हैं तो वो शुरुआत कैंपेन उस पर होती है, आखिरी हफ्ते में फिर योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां होती हैं लगातार। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं जाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है और एक मुख्यमंत्री को प्रचार करने कहा कि हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। और मैंने तो मध्य प्रदेश की बात, अभी जब माननीय शिवराज जी की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश को 15 साल में कृषि क्षेत्र में डबल डिजिट विकास के क्षेत्र में लाने का उपलब्धि अगर किसी पार्टी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। और देश का सबसे अच्छा पीडीएस का अगर सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अगर किसी मुख्यमंत्री ने खड़ा किया है तो मुझे गर्व के साथ कहना होता है रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में खड़ा किया है। हम सुशासन के मानकों पे चुनाव आगे लड़ना चाहते हैं और हमने सुशासन के मानक पे ही राजनीति करी है। नहीं, पर वो आखिरी हफ्ते में दिखता नहीं है। आखिरी हफ्ते 10 दिन में वो उन बातों की बात नहीं होती इलेक्शन से पहले। अभी तक जितने भी राज्यों में जनता 15 साल से उसी पे चुन रही है। जनता तो उसी पे लगातार 15 साल से हमको वोट दे रही है। और गुजरात में भी पिछली बार चुनाव में मैं प्रभारी था, बहुत सारे आंकड़े आपने किए थे, लेकिन 27 साल बाद भी चुनने का काम जो किया वो भारतीय जनता पार्टी को ही किया है। और देश में राजनीति में सुशासन बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। हमें जाति की राजनीति को, हमें परिवार की राजनीति को, हमें देश में बांटने की राजनीति को खत्म करके एक गवर्नेंस की राजनीति पे देश को चलाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी मजबूती के साथ कर रही है। अभी इन्होंने आपकी बात सुनिए, ये जो कह रहे हैं उसमें एक फैक्ट तो ये है कि जनता बार बार इन राज्यों में चुनती रही है, ये भी फैक्ट है। तो कांग्रेस को इतने सालों से नहीं चुन रही? हाँ, वो भी फैक्ट है। आप एक बात सुनिए, अभी इन्होंने आद्री का जिक्र किया, आद्री की रिपोर्ट का। हम इनसे पूछना चाहते, क्या आपने इस साल का बिहार का सीएजी का रिपोर्ट पढ़ा है? 2 लाख करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन का जो पैसा था उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार को पता ही नहीं कि वो पैसा है कहां, हिसाब किताब ही नहीं है 2 लाख करोड़ का। क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फटकार को सुना है जो नीतीश कुमार जी को होम शेल्टर मुजफ्फरपुर के बारे में बताने का काम किया? वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट। आप बताइए, जहां इंस्टीट्यूशनल गैंगरेप्स हो रहे हैं लगातार, जहां राज्य सरकार सक्षम नहीं हो पाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुमको एफआईआर तक नहीं करने आता, तुम 17 जगह जाकर के जितने होम शेल्टर है सबकी जांच सीबीआई को सौंप देने का काम किया। वहीं नीतीश जी कहते थे मेरा बिहार पुलिस सक्षम है। क्या आपने वो फटकार नहीं सुनी? दूसरी तरफ सृजन घोटाला, जहां इल्लीगली तौर पे आप कह सकते हैं कि जो घोटाला जो है इल्लीगली तौर पे बैंक चल रहा था, नकली बैंक चल रहा था और सरकार के खजाने का पैसा, जो सरकार के ट्रेजरी में जो पैसा होना चाहिए वो उस एनजीओ के खाते में रहता था और सरकार को जब पैसे चाहिए होती थी तो उस एनजीओ से मांगती थी। बताइए, ये स्थिति बनी हुई है। अभी पटना हाईकोर्ट के फटकार को सुन लीजिए, एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, कल की बात कर रहा हूं मैं। क्या कहा नीतीश जी को? पूरी तरीके से बोलते हैं, हाईकोर्ट बोलता है कि पूरी तरीके से आप तो सरकारी स्कूल ही बंद कर दो क्योंकि वह शिक्षा ना पढ़ाई है ना कुछ हो रहा है। ये 15 साल कहते रहे, अपने 15 साल के बारे में क्या बताया? आप स्थिति देखिए, चाहे करप्शन, चाहे क्राइम, चाहे और भी सारी जो चीजें हैं उसमें किस प्रकार से ये लोग बचते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं होता। बताइए, 15 साल में बिहार में 36 बड़े घोटाले हो रखे हैं, अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो रखा। नाइदर वन ऑफिसर इज अक्यूज्ड, नाइदर वन मिनिस्टर इज अक्यूज्ड, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं।
मतलब इतने सारे करप्शन चार्जेस होने के बाद भी क्लोज एड ऑफ नीतीश कुमार जी वे इन्वॉल्व इन होम शेल्टर्स, क्योंकि उनके क्लोज एड थे। एफआईआर में मुख्य आरोपी का नाम नहीं दिया गया। और आप बताइए कि चेहरे में कोई दाग नहीं नीतीश जी का, और यहां ये तारीफ कर रहे हैं। डीएनए की गाली भूल गए? क्यों नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए का गाली दिया था? आप जवाब दीजिए फिर, क्यों दिया था? बता दीजिए, बिहार की जनता सुनेगी। बता देते, सिंपल सी बात है। जब पिछली बार आप विधानसभा में चुनाव लड़े थे, उससे 10 साल पहले नीतीश जी ही वहां के मुख्यमंत्री थे, तो ये सारे आरोप तो आपके उसी समय खत्म हो गए। दूसरी बात, तेजस्वी भाई आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। कैग की जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा पीएससी के अंडर एग्जामिनेशन की होती है, जो प्रतिपक्ष का नेता उसको हेड करता है। तो आपकी पीएससी की रिपोर्ट का कैग पे आपके विपक्षी दल तो आप हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आप हैं। एक प्रतिपक्ष का नेता ये तो कहता कि कैग की रिपोर्ट पे पीएससी ने ये सबमिशन दिया है, आपने तो कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई रिकॉर्ड यहां पे प्रस्तुत किया नहीं। तो मैं एक भाषण देने के नाते भाषण दे सकता हूं, लेकिन लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो फिर ये एक निरा वो शब्द होगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मर्यादा के कारण इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। हमने तो तथ्य विधानसभा में आरबीआई की चिट्ठी रखा 2012 का। आप एक बार सुन लीजिए, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी हैं भाजपा के, उनकी बहन का सृजन घोटाले में जिस प्रकार से सृजन के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ करोड़ों की संख्या में, उनका अकाउंट स्टेटमेंट जो ओरिजिनल वो मैंने विधानसभा में रखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारे मनोज झा जी यहां बैठे हुए हैं, पूरे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सीबीआई, ईडी, आईटी को चिट्ठी लिखने का काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी में आप चले जाओगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, बीजेपी में नहीं जाओगे तो आप भ्रष्टाचारी हो जाओगे। हम लोग तो सुने थे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तो सारा पाप धुल जाता, अब तो बीजेपी में चले जाए तो सारा पाप धुल जाता। ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, मतलब तेजस्वी पे आरोप क्या अजम्पशन लगता है। अभी आपने सीवीसी में जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वर्मा जी, उन्होंने जो जवाब दिया, एक अखबार में आया था कि पूरी तरीके से सुशील मोदी, नीतीश कुमार, पीएमओ के एक अधिकारी पूरी तरीके से लगे हुए थे लालू जी को फंसाने में। बताइए, सीबीआई का डायरेक्टर कह रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है। मतलब यह स्थिति बनी हुई है कि आप लोग, अरे हमको तो छोड़ दिए होते, नए नए थे, लेकिन जब मूछ भी नहीं था तो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया। When I was 13-14 years old, I used to play cricket. They are saying that I used to do a scam in railways. How is it possible? जो 13-14 साल का बच्चा अगर रेलवे में बैठ करके घोटाला करता करोड़ों का, तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 28 साल होने के बाद 3-3 डिपार्टमेंट होने के बाद तो हजारों करोड़ का घोटाला करता। आप 18 महीने में बता दीजिए हमने कौन सा घोटाला किया है या कौन सा गलत काम किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं। लेकिन फिंगर टिप्स पे है मेरे स्कैम्स, जो नीतीश कुमार जी और आपके सुशील मोदी जी ने मिल करके जो बिहार के खजाना को लूटने का काम किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। सदन के अंदर नहीं आते, हम तो चाचा का इंतजार करते हैं, आएंगे तो हम पूछेंगे कि आपका गृह मंत्रालय का पूरा वर्ग, क्वेश्चन जो होता है होम मिनिस्ट्री का, जिसमें करप्शन का सवाल पूछेगा, जिसमें क्राइम का सवाल पूछेगा, नीतीश कुमार जी होल्ड्स दैट डिपार्टमेंट। आई यूज्ड टू वेट when he'll be coming and I'll be questioning him and we were waiting for his answer, but he never used to come. उन्होंने क्या किया कि विधानसभा में जब प्रश्नकाल उत्तर, जब सेशन जो चलता है, पूरा वर्ग ही खत्म कर दिया। मतलब होम डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते हो। ये स्थिति बनी हुई है। भाग चले हमारे चाचा जी। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा महान काम किया है, बिहार की तरक्की की है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो गांधी मैदान तक गिरवी रखा हुआ था किस प्रकार से, और उस समय जो लोगों की डिमांड थी वो फेज अलग था। लेकिन जब लालू जी ने जब रेलवे को 90,000 करोड़ का प्रॉफिट देने का काम किया, हार्वर्ड से, एनसीईआरटी से लोग उनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने लगे, तब तो आपने नहीं किया। अगर मोदी जी के टाइम में हुआ होता तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता, मोदी जी को भगवान का अवतार बना दिया गया होता।